हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये प्राचीन इतिहास है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन सा देश है। एक महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप में ही अपना देश भारत देश पड़ता है। ठीक है, इस तरीके के और भी महाद्वीप है, जैसे अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इसमें एक है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का उप महाद्वीप है भारत। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये भारत हिस्सा है। ठीक है, और इसमें जो है सागर दिखाया गया है, महासागर। ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और यहाँ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। ठीक है, आगे देखा जाए थोड़ा सा। भारत को इतिहास हो या भूगोल हो, उसको समझने के लिए सबसे पहले जो है कि भारत का नक्शा जो है आपको मानचित्र थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। इसके लिए देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसमें देखिए मध्य में मध्य प्रदेश होता है, और ये किनारे गुजरात है। एक एक बार देखते रहिएगा, रोज ध्यान हो जाएगा, याद रहेगा। ये ऊपर राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, इधर हरियाणा है, यहाँ पे बीच में दिल्ली है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ऊपर पंजाब, और इधर हरियाणा, ये दिल्ली हो गया। उत्तर प्रदेश से कट के अलग हुआ है, इसलिए इसको उत्तराखंड बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, बिहार से कट के अलग हुआ है झारखंड, नीचे वाला हिस्सा। मध्य प्रदेश से कट के हिस्सा अलग हुआ है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़। और बांग्लादेश जो है उससे कट के अलग हुआ है, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है। ऊपर यहाँ पे सिक्किम है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम अपने देश का हिस्सा है। भूटान दूसरा देश है, नेपाल दूसरा देश है, बांग्लादेश दूसरा देश है, श्रीलंका दूसरा देश है नीचे। ठीक है, ये श्रीलंका है। तो ऊपर चलते चला जाए, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसको याद किया जाता है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे करके याद किया जाता है। असम, ये हो गया असम, असम के नीचे मेघालय। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये तीन ओर से घिरा हुआ है, इसको त्रिपुरा बोलते हैं। ठीक है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको त्रिपुरा बोलते हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ये नागालैंड है। नागालैंड बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे आज भी जो नरभक्षी रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से याद कीजिए कुछ। यहाँ गुजरात है, मोदी जी का स्थान है गुजरात। ये महाराष्ट्र है नीचे। ठीक है, उसके नीचे सी, देखिए सी की तरह बना हुआ है, कर्नाटक है। ये देखिए करेले की तरह बना हुआ है, इसका सिर्फ ये केरला है। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु है। ठीक, और धीरे धीरे इसको रोज देखेगा तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है, ये सब जो देख रहे हैं, ये अंडोमान और ये निकोबार द्वीप समूह है, नीचे वाला से निकोबार। ठीक है, अच्छा आइए हम पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। इतिहास का प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा, जो धारणा बनाई गई है उस विषय में। इतिहास शब्द इति, ह, आस, अस धातु लिट लकार, अन्य पुरुष एक वचन का तात्पर्य जो है कुल मिला के यह है कि यह निश्चित था। क्या निश्चित था? ग्रीस के लोग जो है, ग्रीक लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। तो अनुमानता है कि एक ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती थी जो सार्थक और समर्थ सुसंबद्ध हो। इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थ है क्या? देखिए, परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह, जैसे कि लोक कथाएं, वीर कथा, गाथा, जैसे कि महाभारत या ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहास के अंतर्गत हम जिन विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंधित रेख रखने वाली घटनाओं का क्रमानुक्रम अनुसार वर्णन होता है। ठीक है, काला
काल क्रमानुसार जो है वर्णन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए, मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, ठीक। और तीसरी तरीके में बात की जाए तो, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है, ठीक है। और चौथा ये है, इसमें क्या है, इन घटनाओं व ऐसी ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। तो ये खाली ऐसे नहीं, जब प्रमाण मिल जाता है किसी चीज का पूरी तरह से, तो जो है वो इतिहास में शामिल किया जाता है। जब तक पूरी तरह प्रमाण नहीं मिल पाता है तब तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिए क्या है, इसको पूरी तरह समझिएगा। देखिए ग्रीक की बात हुई थी, ग्रीक, तो ग्रीक बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ग्रीक शब्द भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसको समझिए ग्रीक चीज है क्या। देखिए यूनान या यूरोप, ठीक है, यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। यूनान जो है इसी को ग्रीक कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये है यूनान, ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा है यूनान। और ये जो यूनान है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये यूरोप हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला हिस्सा यूरोप हो गया, और ये इसमें जो छोटा एक देश है इसको कहा जाता है, यूनान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के लोग यूनानी अथवा यवन कहे जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक भी कहा जाता है। यहाँ के निवासी अपने देश को एल्लास भी कहते हैं, ठीक है। यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। प्राचीन यूनानी लोग इस द्वीप से अन्य कई क्षेत्रों में गए जहाँ वे आज भी अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में के रूप में उपस्थित हैं, जैसे तुर्की, मिस्र, पश्चिम यूरोप इत्यादि। यूनानी भाषा ने आधुनिक अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं को कई शब्द दिए हैं। तकनीकी क्षेत्रों में इनकी श्रेष्ठता के कारण तकनीकी क्षेत्र के कई यूरोपीय शब्द यूनानी भाषा के मूलों से बने हैं। इसके कारण ये अन्य भाषाओं में भी आ गए, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। तो अब हमको बात करना है इतिहास के जनक, इतिहास के पिता किनको माना जाता है। तो हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक माने जाते, पिताजी माने जाते हैं। और हेरोडोटस को आमतौर पर इतिहास के पिता कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द के बारे में दुनिया को बताया। वे यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, जिनकी संस्कृत नाम हरिदत्त था। वो वास्तव में एक मेड थे, ठीक है। और आगे देखिए देखा जाता है। अब देखिए भारत का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, भारत, ठीक है, कैसे कैसे है भारत का इतिहास। हम बात करें भारत के इतिहास के बारे में। और उत्तर में हिमालय, देखिए ये उत्तर हिस्सा है, उत्तर में जो है हिमालय है, यहाँ पे ये सब जो है हिमालय की पहाड़ियां यहाँ पे, ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, दक्षिण में सब समुद्र है, ठीक है, तक फैला। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ की निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई कई नदियां और हैं, 6 नदियां 7 नदियां यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी जो यहाँ पे है, इधर जो बहती है, पहले भारत यहाँ तक पूरा था, तो सिंधु नदी जो यहाँ बहती है, तो ईरानी जो थे इसे सिंधु नाम से जानते थे, सिंधु के पार का देश, ठीक है। सिंधु है ये, इधर ईरानी रहते हैं इधर, तो सिंधु के पार का देश जो है इसको सिंधु देश कहा जाता था। जोड़ते थे जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है। अब इस सिंधु का नाम सिंधु न लेकर वो हिंदू बोल पाते थे इसको, ठीक है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंडे कहते थे। अब इसी सिंधु को जो यूनानी है, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, यूनानी
तो यूनानी इसे इंडे कहते थे, इसी सिंधु को इंडे, और अरब इसे हिंद कहते थे। जो अरबी होते थे, यहाँ पे अरब देश है, इस अरब देश वाले इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फिर फारसी शब्द हिंदू से बना। ये फारसी शब्द जो है, हिंदू जो है ये फारसी शब्द है, ठीक है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोले जाने वाली है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझिए, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है, दो तरह की भाषाएं बोली जाती है, तो समझिएगा ध्यान से। ये जब हिंदी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तो ये उत्तर का हिस्सा जो है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो उत्तर का हिस्सा है इसमें भारत में, ठीक है, इसमें जो है उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है, और दक्षिण जो इसे दक्षिण का हिस्सा है भारत का, इस दक्षिण के हिस्से में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ये जो है आप पढ़ेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उसमें पता चलेगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड सिंधु सभ्यता के लोग थे, ठीक है। और ये जो है आप पढ़ेंगे आगे, तो मंगोलाइड भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। चार पांच लोग हैं, इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये पैलियो मेडिटेरेनियन और काकेसाइड और निक्रोड, ये कुछ जो है प्रमुख जातियां हैं जिनसे मिलकर भारत के जनसंख्या का जो है निर्माण हुआ है। मतलब इन्हीं जातियों से जो है भारत की जनसंख्या बनी है, इन्हीं के संतान है वो लोग भारतीय जो है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, ठीक है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखिए, क्रिस्टोफ सेलियस, ठीक है। इन्होंने जो है भारत को नाम दिया है, 3 भागों में बांटा है इतिहास को, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जाना जाता है, इतिहास के बारे में कैसे जाना जा सकता है, कैसे जाना गया। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, ठीक है। पहले जो लोग पुस्तक लिखे थे हाथ से, उसको पांडुलिपि कहा जाता है, आज भी पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। मैन्यू मतलब होता है हाथ से, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लाइनें लिखी शब्द है। लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ हाथ है, ठीक है, आपने इसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि में प्रायः ताड़पत्रों, ये देखिए ताड़पत्र नहीं, ताड़पत्र नहीं, ये है आपका ताम्रपत्र है। ताड़पत्रों अथवा हिमालय से क्षेत्र से उगने वाले भोजपत्र है, ये भोजपत्र। भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी गई मिलती है, ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान की आदि सभी प्रकार के विभिन्न विषय की चर्चा जो है मिलती है इसमें, ठीक है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाट्य भी इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। जो हमारे पास जो प्राचीन समय की जो लिखी हुई चीजें मिलती है इतिहास, आपका संस्कृत में, ये सब चीजें जो है हमको इसी में मिलती है। पांडुलिपियां ताड़पत्रों से बनी, ठीक है। ताड़पत्र नहीं, ये वो है आपका
आपका है ये भोज नागपत्र से भोजपत्र है। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिली है। ठीक है, प्राकृत भाषा भी है एक, देखिए तमिल भाषा भी है। ठीक है, प्राकृत भाषा हम लोग बोलते थे। तो भाषा एक होती है भाषा, एक होती है लिपि और एक होती है शैली। ठीक है, तो भाषा जो से मैं तो जो भाषा बात कर रहा हूँ, जिस भाषा में, वो हिंदी भाषा है। इसमें जो लिखी हुई है ये भी हिंदी लिपि है। ठीक है, अब ये कौन सी लिपि है? ये लिपि अंग्रेजी है। ठीक है, आगे देखा जाए। अतीत के बारे में, कहीं जाने के बारे में बात हो गया। अब देखिए अभिलेखों के बारे में बात करते हैं। देखिए वो पांडुलिपि थी जो हाथ से लिखा जाता था ना। अब ये अभिलेख के बारे में बात करें। अभिलेख जो है किसी कठोर सतह पे खुरुद को लिखा जाता है, उसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए गए मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जो लिखते हैं। ठीक है, जैसे जो जहाँ लड़ के आए हैं, जो जीते हैं, तो उसके बारे में जो है कठोर सतह पे लिखवा देते हैं कि ये जो आपके राजा हैं, ये चीज जो है यहाँ ये शासन जीते हैं, ये जीते हैं। ठीक है, वो सब चीजें बताते हैं उसमें। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में से बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद। देखिए पुरानी चीजें जो मिलती हैं, जैसे मटका मिल गया, ठीक है, पात्र, और ये आपका मिल गया सिक्के मिल गए। ठीक है, और तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों को जो अध्ययन करता है इन सब चीजों का, आर्कियोलॉजिस्ट उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बने इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़ों जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए आर्कियोलॉजी। देखिए ये जो चीजें हैं, जो मिली हैं वस्तुएं, इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। ठीक है, और ये जो इस चीजों को इकट्ठा करता है, उसका अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, अब जहां से ये सब सामान, पुराना जो पात्र है इत्यादि मिलते हैं, पुरातत्व जो जहां से मिलते हैं, उस जगह को बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल साइट, पूरा स्थल। ठीक है, अब आगे पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्त्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उस चीजों को, जो वस्तु मिली है, जो प्रोडक्ट मिला है, उसको स्त्रोत कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्त्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्त्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं तथा इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्त्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तिथियों का मतलब, अब देखिए कैसे तिथि को कैसे जाना जाता है। कोई कहीं देखे होंगे ईसा पूर्व लिखा होता है, आप देखे होंगे ईसा पूर्व लिखा होता
कहीं कहीं देखे होंगे आप ईसवी लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है? कभी देखेंगे आपकी समय जो है आगे बढ़ रहा है, लिखा है कि 2200 ईसा पूर्व से और हो गया 100 ईसा पूर्व तक, ठीक है। जबकि डेट तो आगे बढ़ना चाहिए, नहीं आप तो देख रहे हैं ईसा पूर्व लिखा हुआ, लेकिन ये डेट बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय 1 ईस्वी मानी जाती है, पहली सदी। जैसे अगर आज 2022 चल रहा है तो 2022 साल हो चुका ईसा मसीह के जन्म हुए, और इनके जन्म के पहले जो घटनाएं घटी है उनको इधर से खिंचाया जाता है। जैसे इनके जन्म के पहले 100 साल पहले कोई घटना हुई है तो हमको लिखेंगे 100 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले, ठीक है। और पहले हुई है तो हम लिखेंगे 200 ईसा पूर्व, और पहले हुई है, जितना पहले हुई है उस हिसाब से हम ईसा मसीह के जन्म के पहले की। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी जो लिखा है आप देख रहे हैं, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी देखते होंगे, कभी आप एडी लिखा हुआ, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। इसको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद। 2 लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई, ठीक है, एडी की जगह कभी कभी सीई, और बीसी की जगह कभी कभी बीसीई देखने को मिलता है। तो बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, और सीई मतलब कॉमन एरा, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग होने लगा है। असल में जब से कैलेंडर जो है चला, और कैलेंडर पूरे देश में जो है एक ही कैलेंडर चलने लगा, तो उस समय से बोला जाता है कॉमन एरा, ठीक है। उस समय के बाद से बोला जाता है कॉमन एरा सीई, और उस कैलेंडर जो छपा उसके पहले बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और हमारा आप बीसी और एडी अभी ज्यादा ध्यान दीजिए, अभी कॉमन एरा आपको बिफोर कॉमन एरा नहीं मिलेगा, ये बहुत मिल सकता है तो बीपी मिलेगा। बीपी का तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट, आज से पहले, वर्तमान से पहले, ठीक है। आगे देखते हैं हम, देखिए हमारा कैलेंडर जो सब जगह चल रहा है, प्रचलित कैलेंडर है सब जगह, उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो आप कैलेंडर देखते हैं जिसमें 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक या 28 तारीख तक का डेट होता है, और उसमें संडे टू सैटरडे तक का जो है इसको गणना किया जाता है। तो वो जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, इस कैलेंडर को बनाया गया, तो इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रेगोरियन कालदर्शक। ये दुनिया के लगभग हर जगह उपयोग किया जाने वाला कैलेंडर है, और कैलेंडर को कालदर्शक या तिथि पत्रक भी कहा जाता है। यह जूलियन कैलेंडर का रूपांतरण, मतलब इस कैलेंडर के पहले जो इसी तरह का कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर था। अच्छा, जो कैलेंडर भी हम लोग चला रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको बनाया किसने था? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है पोप ग्रेगोरियन 13 ने लागू किया था शुरुआत में, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बारे में हम अब बात करेंगे। इसके आगे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो भी हमने बात किया था, प्राचीनतम इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो उस इतिहास में एक पहले है प्राग ऐतिहासिक काल है, और उसके बाद आध्यात्मिक ऐतिहासिक काल है, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल है। इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम